तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डीएलएड फर्स्ट ईयर का पेपर 11 के बारे में, जो है कला समेकित शिक्षा, जिसके अंतर्गत आज हम जितने भी यूनिट 1 के टॉपिक्स हैं वो ऑलमोस्ट सभी आज हम क्लियर कर लेंगे और बहुत ही आज डिटेल में रहेगा वीडियो। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आएगा और ये जो टॉपिक आपको दिख रहे हैं वो सारे आज हम इसमें कवर करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि कला क्या है। तो कला के बारे में अगर हम बात करें तो ये जो है संस्कृत के कल धातु से निकला है, जिसका अर्थ है सुंदर या कोमल, ठीक है। और इंग्लिश में इसे हम आर्ट बोलते हैं। तो ये आर्ट वर्ड जो है वो आर्ट से निकला, जो एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है निर्माण करना, ठीक है। अब हम देखते हैं कि कला का मूल अर्थ क्या है। तो कला का मूल अर्थ है सुख या प्रसन्नता प्रदान करने वाला, ठीक है। प्लूटो कहते हैं कि कला सत्य की अनुकृति है। यहाँ पे सत्य की अनुकृति कहने का अर्थ है मनुष्य की भावनाओं की जो वास्तविक सत्य है वो, ठीक है। और अगर टैगोर के अनुसार कला का देखें तो कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है, यानी कि कला के द्वारा ही मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है, यानी कि अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है और अपनी जो भी भावना है उसे दूसरे के सामने पेश करता है, ठीक है। और कई परिभाषाएं जो है अलग अलग विद्वानों द्वारा दी गई हैं। कला जो है, अगर हम बात करें सबसे पहले कला शब्द कहाँ देखने को मिलता है, तो सबसे पहले भरत मुनि जो है उनके नाट्य शास्त्र में सबसे पहले कला शब्द जो है वो देखने को मिलता है। इससे ये पता चलता है कि कला कितनी प्राचीन है, ठीक है। और प्राचीन काल में कला को जो है वो हम लोग शिल्प कहते थे, और जो कलाकार था, जो कला प्रस्तुत करता था या फिर कला करता था, उसे हम शिल्पी कहते थे। अब हम देखते हैं कला की विशेषता और अवधारणा को। तो कला मानवीय भावना को सहजता से अभिव्यक्त करता है। मानव के अंदर जो निहित जो भी भावनाएं हैं उसको कला के द्वारा कोई भी व्यक्ति उसे अभिव्यक्त कर सकता है, बता सकता है। एक सुंदर माध्यम है और सहज माध्यम भी है, ठीक है। यह मानव मस्तिष्क की सबसे ऊंची प्रखर कल्पना है। मानव की सबसे ऊंची प्रखर कल्पना कहने का अर्थ है कि इसमें बहुत ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत है कि कैसे हम इसे सुंदर ढंग से दूसरों के सामने प्रस्तुत करें कि उसे आसानी से समझ सके जो हमारी अंदर फीलिंग्स है उसे। कला से व्यक्ति के हृदय में सुरवर भावना उत्पन्न होती है। सुरवर कहने का मतलब है सुखद भावना, जिससे वह आनंद को प्राप्त करे, ठीक है। कला से में राष्ट्र के कल्याण की भावना होती है। कला के माध्यम से राष्ट्र का कल्याण कैसे होगा, तो अगर हर व्यक्ति अगर कला के प्रति प्रेरित होगा या फिर उसके प्रति उसका लगाव होगा तो ज़्यादातर जो है वो हैंडीक्राफ्ट ही या कहीं आत्मनिर्भर जो भी है व्यक्ति होगा, जिसके कारण उसे ज़्यादा प्रोडक्ट वो बाय नहीं करेगा, ठीक है। एक ये हो सकता है। और भी कई अवधारणाएं विशेषताएं हैं भाषा की, जैसे कि भाषा बहुत प्राचीनतम है और भाषा जब नहीं थी तो आप सोच सकते हैं कितना हार्ड होगा एक दूसरे से बातें करना और अपने भावनाओं को दूसरे के सामने व्यक्त करना, ठीक है। अब हम देखते हैं कि कला जो है वो कला शिक्षा क्या है। तो अगर कला शिक्षा की बात करें तो कला शिक्षा जो है, जैसे कि आप देख सकते, दो शब्द से मिलकर बना है कला और शिक्षा। तो कला हमने पहले ही देखा, जो आनंद प्रदान करे अपनी भावना को व्यक्त करके, वो कला है। और शिक्षा जो है, शिक्षा का अर्थ है बालक में निहित भावना, योग्यता को, आंतरिक शक्तियों को बाहर लाना। जो उसके अंदर योग्यता है वो बाहर लाने का जो माध्यम है वो शिक्षा है। तो हम कह सकते हैं बालक के अंदर या व्यक्ति के अंदर जो निहित भावना है, योग्यता को, उसको बाहर लाना ताकि स्वयं कला के सौंदर्य को अवबोध करते हुए आनंद प्राप्त करे और आनंद प्रदान करे। मतलब इसका अर्थ यही हम कह सकते हैं कि जो भी व्यक्ति के अंदर योग्यता है उसको इस बाहर लाएं ताकि वो कला है, मतलब कला से वो मतलब कि अवबोध करे, उसके सौंदर्य को समझे और उससे खुद भी आनंद प्राप्त करे और लोगों में भी आनंद प्राप्त करवाए, आनंद प्रदान करे, ठीक है। कला और शिक्षा का जो है वो आपस में बहुत गहरा संबंध भी है, क्योंकि अगर शिक्षा किसी को प्रदान करना है, अगर कला के माध्यम से दिया जाए तो एक सरल माध्यम भी है, सुंदर माध्यम भी है। और साथ ही शिक्षा के द्वारा व्यक्ति के अंदर जो कला या फिर कला के द्वारा जो शिक्षा होगी उसमें व्यक्ति का सकारात्मक विकास बहुत ही तेज़ी से होगा, ठीक है। तो एक साधन है, माध्यम है शिक्षा का कला, और मानव को सामाजिक प्राणी बनाने में कला का योगदान है। ये भी आप जानते ही हैं, जैसे कि देखिए हमारे ह्यूमन और फिर एनिमल में क्या डिफरेंस है। यही है कि जानवर जो है वो बस खाने के लिए और कैसे उसे सुरक्षा प्रदान करना है इसके लिए जीता है, लेकिन मानव जो है दूसरों को आनंद प्रदान करने के लिए, खुद आनंद को प्राप्त करने के लिए जीवन यापन भी कर रहा है। तो कला के द्वारा उसे ये सब प्राप्त हो रही हैं, इसी वजह से वो भाषा का भी उपयोग करता है। तो सामाजिक प्राणी बनाने में मानव को कला का बहुत बड़ा योगदान है। यह बालक के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करती है। कला के द्वारा बालक का शारीरिक मानसिक विकास के साथ साथ और भी जितने भी विकास है, बाल विकास, वो सारे इसमें होते हैं। आदिकाल से ही मानव
जीवन का अभिन्न अंग रहा है। मानव के जीवन में कला का बहुत बड़ा योगदान रहा है। पहले के ज़माने में जब आदमी लिख नहीं पाता था, पढ़ नहीं पाता था, तो बहुत सारे आप मंदिरों के बाहर भी देख सकते हैं, पूरी की पूरी रामायण या फिर जो भी है वो ग्रंथ वगैरह के जो भी पहले के सिद्धांत थे वो सब व्यक्त करने के लिए राजा जो थे वो मंदिर के बाहर या घरों के बाहर, राजमहल के बाहर बहुत सारे ऐसे से मतलब चित्रकलाएँ बनवाते थे, मूर्ति कला बनवाते थे, जिसके माध्यम से वो पूरी की पूरी कथा व्यक्त होती थी, जिससे लोग समझते थे। जब एक अनपढ़ व्यक्ति भी कला के माध्यम से ना वो हर चीज़ सीख सकता है जो एक शिक्षित व्यक्ति सीख सकता है। इसलिए कला का योगदान प्राचीन काल में भी रहा है और आज भी मानव के जीवन में बहुत बड़ा योगदान कला का है। वास्तव में शिक्षा सैद्धांतिक कम और व्यवहारिक अधिक होना चाहिए। हाँ, जैसा कि हम जानते हैं कि आज हमारे डेली लाइफ में आज हम लोग शिक्षा जो प्राप्त कर रहे हैं वो व्याख्यान विधि या फिर जो है सिद्धांतात्मक ज़्यादा है, यानी कि लोग जो है वो पढ़ कर या बोल कर समझा कर जो है अधिक मतलब उसका उपयोग करते हैं, लेकिन व्यवहारिक मतलब उसे व्यवहार में लाना बहुत ज़रूरी है। शिक्षा का उद्देश्य भी यही है कि केवल आप जो है वो सीखें या पढ़ें नहीं, वो चीज़ उसे अपने जीवन में लाएँ, उपयोग में लाएं, वही शिक्षा का महत्व भी है, उद्देश्य भी है। तो इसलिए शिक्षा में कला का इसलिए भी योगदान है क्योंकि व्यवहार या फिर अनुभव के द्वारा कला के माध्यम से हम शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, जो शिक्षा का मेन उद्देश्य है। तो ये थी कला शिक्षा की अवधारणाएं और विशेषताएं। ये कला शिक्षा की अवधारणाएं थी। अब हम देखते हैं कला शिक्षा द्वारा बच्चों में कौन कौन सी दक्षता का विकास होता है, क्या क्या उसके अंदर विकसित होता है। तो बालक नेतृत्व करना सीखता है, सदैव तत्पर होता है कोई भी कार्य करने के लिए, क्योंकि वो कला के द्वारा जो है कार्य करना सीख जाता है, आलसीपन उसमें ख़त्म हो जाता है, जिम्मेदार का एहसास होने लगता है, उसको उत्साहित रहने लगता है, क्योंकि कला का जो उद्देश्य है या फिर कला उसी को कहते हैं जो आनंद प्राप्त करे या प्रदान करे। बच्चे में सृजनात्मक विकास होता है, तर्क करना सीखता है, कल्पना शक्ति का विकास होता है और एकाग्रता बढ़ती है कार्य के प्रति, और नैतिक मूल्यों का भी विकास उसके अंदर होता है। आत्मविश्वास भी उसके अंदर बढ़ता है और सहयोग की भावना सीखता है, क्योंकि कला में जो भी कार्य वो करता है वो समूह में करता है, तो उससे वैसे उसका मतलब मदद करने की जो भावना है उसका ही विकास होता है। बच्चों में एकता आती है और सांस्कृतिक मूल्यों का विकास भी होता है, क्योंकि कला जो है वो संस्कृति को सहेजती भी है। अब हम देखते हैं कला सामयिक शिक्षा की अवधारणा, महत्व और इसके अर्थ एक बार समझते हैं। तो कला सामयिक शिक्षा कहने का अर्थ ही ऐसी शिक्षा प्रदान करना जिसमें कला जो है वो समाहित हो, या फिर कला के द्वारा ही शिक्षा प्रदान करना ही कला सामयिक शिक्षा कहलाता है। तो कला सामयिक शिक्षा सीखने सिखाने की वैसी प्रक्रिया है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कला माध्यम के रूप में उपयोगी होता है। वही माध्यम के रूप में कला, यानी कि कला के माध्यम से बच्चों को शिक्षा दी जाए, अर्थात कला की कई विद्याओं द्वारा जैसे दृश्य कला, प्रदर्शन कला को विषय के साथ जोड़कर बच्चों को आनंददायी वातावरण में विषय को पढ़ाना, यानी बच्चों को अलग अलग कला के माध्यम से बच्चों को शिक्षा देना जिससे वह आनंद प्राप्त करके पढ़ाई भी करें। कला सामयिक शिक्षा में शिक्षक विशेषज्ञ हो यह ज़रूरी नहीं है, परंतु कला विद्याओं में थोड़ी समझ होनी चाहिए। देखिए, अगर आप भी शिक्षक बनेंगे तो आपको ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप एकदम पेंटर ही होने चाहिए तभी आप किसी ड्राइंग के माध्यम से बच्चों को सिखा सकते हैं, नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बस आपको थोड़ा मोड़ा ज्ञान होना चाहिए कि हाँ, जैसे कि अगर आप इंडिया का मैप बना रहे हैं, अगर इंडिया के बारे में पढ़ा रहे तो अगर आप मैप के द्वारा पढ़ाएंगे तो आपको हल्का फुल्का कम से कम उसका पता होना चाहिए कि हाँ भाई कैसा इंडिया का मैप है, इसके बारे में। कोई ज़रूरी नहीं कि आप एकदम बढ़िया आर्टिस्ट की तरह एकदम पेंटिंग या फिर उसका जो स्केच है वो आप बनाएं, बस आपको उसमें थोड़ी मई नॉलेज होनी चाहिए। इसमें बच्चों को अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए। कला सामयिक शिक्षा की यह उद्देश्य है कि बच्चों को इसमें पूर्ण स्वतंत्रता मिले, उसे किसी तरह की पाबंदी ना हो, एक आनंददायी वातावरण का निर्माण हो, ऐसा वातावरण का निर्माण हो जो आनंददायी हो, जिसमें बच्चे आनंद को प्राप्त करें और मतलब मस्ती से हर चीज़ को पढ़े या जो भी चीज़ सीखें वो करें। विद्यालय की सभी गतिविधि में बच्चा जो है वह सुंदर रूप से भागीदारी ले अपनी निश्चित करे, सीखने सिखाने की प्रक्रिया में लग जाए। बच्चा जो हर चीज़ में आनंद अगर प्राप्त करेगा तो वह ज़रूर हर चीज़ में अपनी गतिविधि मतलब लगाएगा, भागीदारी अपनी जोड़ेगा उसमें। अब हम देखते हैं कि पाठचर्या में कला सामयिक शिक्षा को क्यों जोड़ना ज़रूरी है, फिर इसे क्यों जोड़ना चाहिए। तो पाठचर्या का जो मेन लक्ष्य है वो यही है कि बच्चों का बहुमुखी विकास, चहुमुखी विकास हो, यानी कि बच्चा हर तरह से विकसित हो। रविन्द्रनाथ टैगोर का भी इस विषय में यही कहना है कि विद्यार्थी के प्रमुख व्यक्तित्व के निर्माण एवं विकास में कला शिक्षा शरीर व मस्तिष्क को प्रेरित करती है। कला के माध्यम से ही जो है व्यक्ति का या बच्चे का शरीर और मस्तिष्क जो है विकसित होता है, भावनाओं को गति मिलती है, स्मृति बढ़ती है और अन्य विषयों को ज्ञान को अगर प्राप्त करने के लिए सक्षम बनाती है। यानी कि कला को अगर अन्य विषयों से जोड़कर भी अगर पढ़ाया जाए हर विषय से, तो उससे उसकी जो समझने की शक्ति है वो बढ़ती है। कोठारी आयोग जो था और NEP और फिर अभी जो NCF
नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो 2005 में आया वो ये बातों को स्वीकार करता है और इसे पाठ्यचर्या में जोड़ने की सलाह देता है। और क्योंकि अभी की जो पाठ्यचर्या है वो एनसीएफ के द्वारा ही निर्मित है, तो आज की जो हमारी पाठ्य पुस्तक है या फिर जो पाठ्यचर्या है उसमें कला सामयिक शिक्षा को जोड़ा गया है और वो जुटी हुई हैं अभी वर्तमान समय में। अब हम देखते हैं सीखने सिखाने की योजना में कला सामयिक शिक्षा की क्या भूमिकाएं हैं। तो यह बच्चों का सीखना सहज और सरल और रोचक करती है। यह तो सब जानते हैं कि बच्चा अगर कला के माध्यम से कोई भी चीज़ सीखेगा तो आसानी से सीखता है और वो उसमें आनंद प्राप्त करता है। एक सशक्त सीखने की योजना में लचीलापन होना आवश्यक है। यानी कि बच्चों को अगर कला के माध्यम से अगर कुछ सिखा रहे हैं, खेल के माध्यम से ही सिखा रहे हैं, तो उसमें इतने हम नियम ना जोड़ दें या अनुशासन ना जोड़ दें कि उसका जो मूल उद्देश्य है बच्चों को स्वतंत्रता प्रदान करना, स्वतंत्रता देना, आज़ादी देना और आनंद प्रदान करना, वो उससे वंचित रह जाए। कला सामयिक शिक्षा इस पर भी निर्भर करता है कि आप अपने आसपास की चीज़ों का कितना उपयोग कर रहे हैं। यानी कि आप चीज़ें खरीद कम रहे हैं और उस खुद के द्वारा जो बनाई हुई चीज़ें अगर अधिक उपयोग करते हैं तो ये ज़्यादा सार्थक है कला सामयिक शिक्षा में। अब हम देखते हैं समकालीन शिक्षा। इसके विषय में जो है अगर कहें तो आज के ज़माने में जो हम चीज़ें कला में जोड़ रहे हैं वो वही समकालीन कला कहलाती हैं। यानी कि वो कलाएँ जो हमारे सामने आज प्रचलित में हैं, ये कलाएँ पारंपरिक कलाओं से हटकर नई विकसित कलाएँ होती हैं। जैसे कंप्यूटर में ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो गया या फिर ऐप डेवलपमेंट हो गया, कोडिंग हो गया, ये सब आदि जो है इसके अंतर्गत आती हैं। ये कला जैसा कि हम जानते हैं कि ये पहले से नहीं है, प्राचीन नहीं है, ये आज विकसित हुई हैं। अब हम देखते हैं बाल कला क्या है। बालकों द्वारा अपनी आंतरिक भावनाओं को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त सभी विद्याएं बाल कला कहलाती हैं। कहने का अर्थ है बालक जिस भी कला के माध्यम से अपनी जो है भावनाओं को व्यक्त करता है दूसरों के सामने, वो उसकी बाल कलाएं कहलाती हैं। बाल कला का प्रमुख लक्ष्य है सर्वोदय शिक्षा, यानी कि हर किसी के पास तक शिक्षा पहुँचे एक अच्छे स्वतंत्र वातावरण के रूप में, आनंद जिसे वो प्राप्त करे, समुचित मार्गदर्शन, हर किसी का इससे मार्गदर्शन हो और बच्चा जो है वो प्रकृति के संरक्षण में, पर्यावरण के संपर्क में आकर अपनी जो है वो गुणवत्ता बढ़ाए, विकास करे और कला में भी अपना योगदान देकर कला की भी गुणवत्ता बढ़ाए। कला के ज़रिए विचार, अनुभव आदि प्रकट कर दूसरों से साझा करते हैं बच्चे, और बच्चों में ये क्रिया है। वास्तव में बच्चों में कुछ न छुपाने की प्रवृत्ति होती है, लेकिन फिर भी इस माध्यम से बच्चे जो हैं सुंदर ढंग से और आसानी से दूसरों के सामने अपनी जो है प्रस्तुति देते हैं। बाल कला की कई अवस्थाएं भी बताई गई हैं जिसे 5 अवस्थाओं में बांटा गया है। पहला है घसीट आरेख अवस्था, जो बालक के 2 वर्ष से लेकर 4 वर्ष तक का होता है। प्राग अवंतित आरेख अवस्था, अवंतित आरेख अवस्था, यथार्थवादी और यथार्थवादी अवस्था, जिसे हम डिटेल में आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे घसीट आरेख अवस्था, जो 2 से 4 वर्ष के बच्चों में देखी जाती है। इसमें बालक जो है वो टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं बनाता है और धीरे धीरे उसको साल दर साल उसकी जो लकीरें हैं वो सीधे होने लगती हैं और फिर वो सीधी लकीरें बनाना सीखने लगता है। इसमें बालक के नैतिक विकास नहीं होते पहली बार। और दूसरी अवस्था है प्राग आवंतित अवस्था, जो 4 से 6 वर्ष की होती है। इसमें पहली बार बच्चा जो है वो किसी आकृति को देखकर बनाने की कोशिश करता है, अपने विचार को कला के रूप में संप्रेषित करने लगता है, आरेख पहचानने लगता है, चीज़ों को पहचानने लगेगा और कोई भी चीज़ देखेगा तो उसे बनाने की कोशिश करेगा, अपनी उसमें भावना जोड़कर उसे किसी के सामने प्रस्तुत करेगा, बोल कर या कुछ बनाकर। इसके बाद जो अगली अवस्था आती है वह आवंतित आरेख अवस्था। ये बच्चा जो है इसमें 6 से 9 वर्ष की आयु की अवस्था है ये। इसमें बालक स्वयं सृजन या कहीं से देख कर गए चित्र को बनाता है। बच्चा इसमें कल्पना शक्ति का विकास होता है बालक का, और वो अपनी कल्पना के माध्यम से भी कई चित्र बनाने लगता है, और नहीं तो कहीं देखा हुआ चित्र जो है उसे कैच कर लेता है और फिर उसे बनाने की कोशिश करता है। इसी एज में बच्चे जो आप ज़्यादातर देखते होंगे वो घर का चित्र बनाते हैं, पहाड़ों का चित्र बनाते हैं, ठीक है। स्थान की अवधारणा विकसित होती है, वो स्थानों को पहचानने लगते हैं कि अच्छा ये नानी घर है, ये मेरा घर है, ऐसे। कल्पना शक्ति का विकास होता है, बालकों वस्तुओं और रंगों के बीच संबंध खोजने लगते हैं, कौन सी चीज़ में किस रंग का प्रयोग है ये देख लेते हैं, एक पदार्थ के लिए एक रंग का प्रयोग करने लगते हैं, और कुछ भी पेंट करने के लिए, जैसे कि वो पेंटिंग जो है या फिर जो भी वो ड्राइंग करेंगे उसमें एक ही कलर का यूज़ करेंगे, कुछ भी मल्टी कलर नहीं करेंगे, किस तरह का उनमें मतलब सुधार आने लगता है उनके चित्र बनाने में। इसके बाद की जो अवस्था है वो नव्य यथार्थवादी कहलाता है, जिसमें बच्चा 9 से 11 वर्ष का होता है। इसमें उसके शरीर परिवर्तन होने लग स्टार्ट हो जाता है, कपड़ा और वेशभूषा पे बालक जो है वो ध्यान देने लगता है, लड़का लड़की के बीच में अंदर जान लेता है और पहली बार कोई डिज़ाइन या कुछ देखकर
बनाने लगता है। जैसे कि आप देखते होंगे इसमें बच्चे ड्रेस बनाने लगते हैं, उसमें डिज़ाइन देना स्टार्ट कर देते हैं। इसके बाद की अवस्था है जो यथार्थवादी है, जो 11 वर्ष के बाद में के बच्चों में देखी जाती है। जब बच्चा अपने परिवेश के प्रति जो अधिक सचेत हो जाता है, उसके प्रति जागरूक हो जाता है, अपने आलेखन में अनुपात व गहराई के बारे में सोचने लगता है, और वो जो भी करता है वो अनुपात देखने लगता है। जैसे कि अगर उसके सामने अगर कोई भी चीज़ हम रख दें तो वो जान जाएगा कि हाँ ये ज़्यादा बड़ी है कि कौन ज़्यादा बड़ी है। ठीक है, बच्चा का अगर कहें तो संपूर्ण विकास यहाँ से लगभग हो जाता है। हम देखते हैं बच्चों की संज्ञानात्मक क्षमता के विकास के लिए कला सामयिक शिक्षा की क्या भूमिका है। तो अगर हम देखें इसमें, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इसमें संज्ञानात्मक विकास है क्या। तो मानसिक क्रियाओं के विकास को संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। यानी कि बच्चा जब तर्क करने लगे, विचार करने लगे या कल्पना करने लगे, तो ये उसका जो है संज्ञानात्मक विकास कहलाता है। ठीक है, समस्या समाधान करना वो सीख जाए, मैथ्स हो या फिर कोई भी चीज़ हो, अपनी सोशल इश्यूज़ का भी, तो वो जो है उसका संज्ञानात्मक विकास कहलाता है। अब हम देखते हैं कि हस्तकला क्या है। तो अगर हम हस्तकला की बात करें, इसका भी वही अर्थ निकलता है जैसे कि इसके नाम से ही क्लियर है, हाथ के माध्यम से अपनी कला को आकार देना, यानी कि अपनी भावनाओं को आकार देना कह सकते हैं। यानी कि हम इसका अगर परिभाषा देखें तो अपनी आंतरिक विचार, भाव आदि को व्यक्त कर उसे हाथों की सहायता से आकार देना, एक रूप में उतारना ही हस्तकला कहलाता है, जिसमें विशेष ज्ञान और कौशल की ज़रूरत होती है। इसमें मन और क्रियात्मक भावनाओं एवं शारीरिक श्रम की ज़रूरत होती है। भारत के प्रत्येक राज्य में अपनी अपनी अलग अलग संस्कृति है, और हर राज्य में अपनी अपनी एक कहें तो हस्तकला जो है वो प्रख्यात है। जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं, राजस्थान में बुनाई फेमस है, केरल में कुछ बैम्बो क्राफ्ट भी फेमस है, और आसाम में भी, और जैसे बिहार में मधुबनी पेंटिंग। तो आप मुझे बताइए कि आप किस राज्य से हैं, और आपके जो राज्य में है वो कौन सी हस्तकला जो है वो प्रख्यात है, विख्यात है। अब हम देखते हैं कि अभिव्यक्ति क्या है। तो किसी भी विचार, भाव, कला, विद्या आदि को किस प्रकार प्रकट करना है दूसरों के सामने, वही अभिव्यक्ति कहलाती है। अभिव्यक्ति का ऐसे ही आप अर्थ देख सकते हैं, किसी के सामने व्यक्त करने की शक्ति जो है अभिव्यक्ति है, चाहे वो कला के माध्यम से हो या किसी अन्य माध्यम से। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।